नमस्ते दोस्तों। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी नहीं पार कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा वाक्य रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया है। इसमें अगर स्टूडेंट के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इसमें सिंपल मतलब है कि सिर्फ दूर से देखने से कभी भी किसी भी परीक्षा की प्रकृति, किसी भी एग्जाम का नेचर नहीं पता चलता है जब तक आप उस एग्जाम का सिलेबस को अच्छे तरीके से एनालाइज नहीं करते हैं, जब तक आप क्वेश्चन पूछने के पैटर्न को सही तरीके से नहीं देखते हैं, आप उस एग्जाम की व्यवहारिकता, उसके क्वेश्चन पूछने के पैटर्न को नहीं समझ सकते हैं। यही कहना था रविन्द्रनाथ टैगोर का कि दूर से खड़ा होकर किसी भी चीज को अगर हम लोग फील करना चाहते हैं तो वो सही तरीके से हम लोग किसी भी स्थिति को नहीं समझ पाएंगे जब तक उस स्थिति में खुद को रखकर नहीं देखेंगे। ठीक है, इसी के साथ आज का हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का डेट है 16 अप्रैल 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में, जिसमें पहला आर्टिकल है एक नया डेटा कानून लाया गया है जो पत्रकारिता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा डाल सकता है। इसमें सिंपल मतलब है कि जो अभी वर्तमान समय में डेटा कानून लाया गया है डीपीडीपी, डीपीडीपी को ही कहा जाता है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। इसी में कुछ मुख्य बातें की गई है। यह कानून काफी हद तक जो है वो उपयोगकर्ताओं द्वारा अपने व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग के लिए सहमति देने पर आधारित है। यह कानून जो है वो डेटा तक पहुंच और उस डेटे को मिटाने जैसे बुनियादी अधिकार प्रदान करता है, जिससे कंपनियों पर कुछ दायित्व डालता है और शिकायत निवारण के लिए, ठीक है, शिकायत निवारण के लिए भी एक शिकायत निकाय की स्थापना करने की बात की गई। इसको हम लोग एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे कोई भी पत्रकार अगर किसी भी एमएलए या फिर एमपी पर कोई बुक लिख रहा है, ठीक है, तो बहुत से ऐसे पर्सनल जानकारी जो कि सोशल मीडिया पे नहीं है या फिर कोई भी न्यूज प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध नहीं है उस एमएलए या एमपी का, लेकिन कोई पत्रकार अगर किसी एमएलए या एमपी के पर्सनल लाइफ पे अगर कोई बुक लिख रहा है और सारा का सारा डेटा कलेक्ट करता है कोई पत्रकार, और उसके बाद जो है वो अपने बुक में छापता है बिना उनकी परमिशन के, इसलिए जो ये डीपीडीपी एक्ट 2023 लाया गया है तो इसमें यही अधिकार दिया गया है किसी व्यक्ति को कि अगर कोई भी संस्थान या फिर कोई भी पत्रकार बिना उसकी अनुमति के उसके पर्सनल डेटा का उपयोग करता है तो अगर वो बुक भी लिख दिया गया है तो भी उसे डिलीट किया जा सकता है, उसका इंफॉर्मेशन डिलीट किया जाता है अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पब्लिश कर दिया गया है। ठीक है, तो इस पूरे आर्टिकल को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन डीपीडीपी एक्ट 2023, और इसमें क्या क्या बाधाएं हैं, बहुत सी चीजें जो है, बहुत से पॉइंट जो है स्पष्ट नहीं है इस कानून में। हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे इस आर्टिकल में। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है भारत की आर्कटिक अनिवार्यता। भारत जो है लगातार प्रयास कर रहा है कि आर्कटिक के क्षेत्र में अपने स्थिति को मजबूत किया जाए, उससे बहुत से लाभ हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग 6 पिलर की बात कर लेंगे, जिसमें मुख्यतः साइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बात की जा रही है, क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पे बात की जा रही है, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस पर बात की जा रही है, कैपेबिलिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है हमारे देश के नागरिकों का, गवर्नेंस को कैसे और बेहतर किया जा सकता है, इंटरनेशनल कोलेबोरेशन को और बेहतर किया जा सकता है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के लिए ये जो है 6 पिलर हैं इंडिया का जो आर्कटिक पॉलिसी है, याद रखिएगा। ठीक है, यही 6 पिलर पे ज्यादातर इस आर्टिकल में बात की गई है। ठीक है, हर एक चीज को हम लोग विस्तार से देख लेंगे, मैप में भी देख लेंगे, और मुख्यतः जो है प्रयास किया जा रहा है कि जैसे चीन का जो वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, चाइना जो मुख्य कंपटीटर है खासकर आर्कटिक क्षेत्र में, इसलिए लगातार जो है भारत प्रयास कर रहा है। और भारत कोई नया नहीं है आर्कटिक में, ठीक है, भारत जो है पहले से प्रयास कर रहा है। पेरिस में स्वालबार्ड संधि पर हस्ताक्षर के साथ 1920 में ही जो है भारत प्रयास किया था, उसी समय से जो है लगातार भारत जो है आर्कटिक क्षेत्रों में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। भारत द्वारा जो है वहां पे तेल गैस की खोज, खनन के क्षेत्र का व्यवहारिक दृष्टिकोण से वकालत किया जा रहा है। उसके बाद समुद्री संसाधनों के शोषण के नकारात्मक पहलुओं को पहचानने में जो है भारत लगातार सहयोग कर रहा है। वहीं आर्कटिक परिषद के वर्तमान अध्यक्ष नॉर्वे जो है, नॉर्वे से संबंध जो है भारत का बहुत ही बेहतर संबंध है। 1980 के दशक के बाद से ही भारत और नॉर्वे जो है वो आर्कटिक और आर्कटिक में बदलती परिस्थितियों के साथ साथ दक्षिण एशिया पर उनके प्रभाव की जांच में एक दूसरे का सहयोग कर रहा है। यही कहा जा रहा है कि आर्कटिक जितने भी पॉलिसीज हैं वहां पे भारत की वर्तमान नीति जो है आर्कटिक के लिए वो एक जिम्मेदार हितधारक के रूप में, जैसे वर्तमान समय में भारत सरकार के द्वारा खुद भी जैसे हरित ऊर्जा में बढ़ावा दिया जा रहा है, लगातार जो है ग्रीन कवर्स को बढ़ाया जा रहा है, देश में स्वच्छता को इंप्रूव किया जा रहा है, स्वच्छ उद्योग को
बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कि आर्कटिक देशों के साथ सहयोग और बेहतर हो सके। अपशिष्ट प्रबंधन हो गया, प्रदूषण नियंत्रण हो गया, नवीकरणीय ऊर्जा हो गया, हरित प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भी जितने भी ज्यादा जो आर्कटिक क्षेत्र के देश हैं उससे नए नए रणनीति को सीखने में भारत को मदद मिलेगी। तो हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे इस आर्टिकल में। और ये ध्यान रखिएगा, मैं डेली भूल जाता हूं कि आज जो है हर एक वीडियो के लास्ट में जो है 5 से 6 एक एमसीक्यू होता है, जो कि यूपीएससी के पीटी 2024 के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दिए। और जितने भी हिंदी मीडियम की कम्युनिटी है जिससे आप जुड़े हुए हैं, जो यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, प्रयास कीजिए कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए, ठीक है। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, तालिबान जो है वो हिंदुओं और सिखों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध है। तालिबान लगातार प्रयास कर रहा है कि जितने भी हिंदुओं और सिखों से जमीन हड़पे गए हैं, तो वहां जो प्राइवेट जमीन हैं वो फिर से जो है हिंदुओं और सिखों को लौटा दिया जाए। तो इस आर्टिकल को भी हम लोग विस्तार से पढ़ देंगे, क्या क्या रणनीति अपनाई जा रही है अफगानिस्तान में, ठीक है। खासकर हिंदुओं और सिखों के अधिकारों की रक्षा के लिए, उनके संपत्ति के अधिकारों को सम्मान करने के लिए जो उस देश में हिंदू और सिख हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, जिसमें सबसे पहला आर्टिकल है न्यू डेटा लॉ, डीपीडीपी एक्ट 2023। उसी को कहा जाता है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। इसी को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। तो अगस्त 2023 में भारत को अपना पहला व्यापक डेटा संरक्षण कानून मिला, जिसको कहा जाता है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। तो सरकार कानून को क्रियान्वित करने के लिए नियम और विनियमन तैयार करने की प्रक्रिया में आम चुनाव के बाद पूरा का पूरा जो है ये कानून तैयार हो जाएगा, ठीक है। यह कानून काफी हद तक जो है उपयोगकर्ताओं यूजर्स द्वारा अपने जो पर्सनल डेटा होते हैं, व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए सहमति देने पर ही आधारित है। जो कानून है डेटा तक पहुंच सुनिश्चित करता है, और कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्ति का पर्सनल डेटा उपयोग करता है बिना उनके कंसेंट के, बिना उनके परमिशन के, तो उस डेटा को मिटाने का भी अधिकार दिया गया है डीपीडीपी एक्ट 2023 में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, उसे मिटाने जैसे बुनियादी अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो कंपनियों पर कुछ दायित्व डालता है और शिकायत निवारण निकाय बनाने की एक सिफारिश किया जाता है इस कानून के द्वारा, कि जितने भी जो है कंपनियां डेटा यूज कर रही है किसी का पर्सनल डेटा, तो वहां पे एक शिकायत निवारण के लिए शिकायत निकाय बनाने की आवश्यकता है। हालांकि यह कानून जो है वो पत्रकारिता की स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर अदृश्य प्रभाव डाल रहा है। इनडायरेक्ट रूप से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, खासकर जर्नलिस्ट का, उस पर एक इनडायरेक्ट प्रभाव डाल रहा है। आमतौर पर डेटा संरक्षण कानून जो है वो पत्रकारिता गतिविधियों को उपयोगकर्ताओं को सूचित करने और उनके व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करने से पहले उनकी सहमति लेने जैसे गोपनीयता दायित्वों से छूट देता था। लेकिन ये जो डीपीडीपी एक्ट दिया गया है, इसमें प्रयास किया गया है कि जो जर्नलिस्ट हैं वो भी जो है किसी के पर्सनल डेटा को बिना उनके कंसेंट के उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसी में कहा जाता है, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी इस जोखिम की ओर इशारा किया है कि जो जर्नलिस्ट के जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उनके राइट्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो है सीमित किए जा सकते हैं। और सरकार को लिखे पत्र में अनुरोध किया गया है कि पत्रकारिता गतिविधियों को डीपीडीपी अधिनियम से छूट दी जानी चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। बाधा क्या है, इंपेडिमेंट इसमें कहा गया है, ठीक है। तो अब आप पूछ सकते हैं कि निजता जो है उसका पत्रकारीय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से क्या लेना देना है। तो कल्पना कीजिए कि आप एक पत्रकार हैं और एक संसद सदस्य, मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और उसके प्रदर्शन के बारे में कुछ लिख रहे हैं। अपनी कहानी के लिए आप उनके जीवन से संबंधित जानकारी का उपयोग करते हैं, जैसे कि उन्होंने क्या बैठकें की, कहाँ बैठकें की, किसके साथ बैठकें की, और किन कस्बों, गांव और शहरों की उन्होंने यात्रा की, उन्होंने कितनी बार निजी जेट या चार्टर्ड विमान का उपयोग किया, उनकी वित्तीय पृष्ठभूमि क्या है, उनके करीबी परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए निवेश के बारे में भी आप लोगों ने जानकारी इकट्ठा की। ऐसा कहा जा रहा है कि मान लीजिए आप एक पत्रकार हैं, उसी की बात की जा रही है। तो इनमें से अधिकांश जानकारी जो है वो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं थे, और इस पर बहुत अधिक शोध की आवश्यकता होती है। बहुत ज्यादा जो है जर्नलिस्ट किसी भी पर्सनल डेटा का उपयोग करते हैं। अगर किसी पे अगर कोई बुक लिखा जा रहा है या कोई स्टोरी लिखा जा रहा है, उसी की बात की जा रही है कि बहुत सी जानकारी जो होती है वो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं होती, वो बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं इसके लिए। तो एक सांसद के बारे में यह सारी जानकारी उनका व्यक्तिगत डेटा है, जो डीपीडीपी अधिनियम के तहत संरक्षित डेटा है, ठीक है। ये जो वर्तमान का अभी एक्ट आया है डीपीडीपी एक्ट 2023, ये जो है निर्धारित करता है कि जो भी डेटा किसी व्यक्ति के
पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है, वो उनका पर्सनल डेटा है और उसको प्रोटेक्ट करने का उनका अधिकार है। ठीक है, तो इसी में परिणाम स्वरूप कहा जाता है कि जो भी पत्रकार इस डेटा का उपयोग करना चाहता है, उसे कहानी प्रकाशित करने से पहले उनका कंसेंट लेना होगा, उनकी सहमति लेनी होगी। तो जब आप बुक या फिर कोई भी लेख पब्लिश कर देते हैं और सांसद मिटाने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। अगर बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली किसी पे भी अगर कोई पर्सनल डेटा उपयोग करके कोई लेख या फिर कोई बुक लिखते हैं, अगर उसे पता चलता है तो वो चाहे तो अपना अधिकार यूज करके तो वो उस डेटा को मिटा सकता है, मिटवा सकता है, डिलीट करवा सकता है। ठीक है, तो सांसद मिटाने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और पत्रकारों से ऐसी कहानियों को हटाने का अनुरोध कर सकते हैं। यह अधिकार दिया गया है वर्तमान के डीपीडीपी एक्ट 2023 में। इसके अलावा ही डीपीडीपी अधिनियम जो है वो सरकार को भारत के किसी भी डेटा प्रोसेसर से जानकारी मांगने का अधिकार देता है। ठीक है, और इस प्रावधान की व्याख्या और कार्यान्वयन कैसे किया जाता है, इसके आधार पर यह उस गोपनीयता को प्रभावित कर सकता है जिससे पत्रकारों को अपने स्रोत और शोध दस्तावेज के लिए बनाए रखना चाहिए। ठीक है, जैसे कि बहुत से जर्नलिस्ट जो होते हैं ऐसे ऐसे लोगों से जानकारी इकट्ठा करते हैं जिनका नाम रिवील नहीं करना चाहते, वो उनके ट्रस्ट पर निर्भर होता है। लेकिन डीपीडीपी एक्ट बोलता है कि आपको ये भी बताना होगा, अगर कोई भी पर्सन अपने पर्सनल डेटा का प्रोटेक्शन का हनन देखता है तो वो आप पे क्लेम कर सकता है और आपको जितने भी जानकारी के सोर्सेज हैं सभी को रिवील करना होगा, बताना होगा। ठीक है, यही बात यहाँ पे कहा जाता है कि कुल मिलाकर पत्रकारों को अपनी कहानी प्रकाशित करने से पहले सहमति लेने की आवश्यकता, विषय को कहानी को हटाने के लिए मिटाने के अधिकार पर भरोसा करने की संभावना और जानकारी के लिए कॉल करने की सरकार की शक्ति संभवतः एक पत्रकार की क्षमता में बाधा डालेगी और राज्य को जवाबदेह बनाएगा कि चौथी पिलर जो है हमारा मीडिया, उसकी अपनी भूमिका का निर्वाह कैसे करेगा। उनकी भूमिका पे लगातार सवाल उठाया जा रहा है क्योंकि इसमें जो किसी भी व्यक्ति के पर्सनल डेटा का प्रोटेक्शन का जो अतिरिक्त अधिकार दिया गया है डीपीडीपी एक्ट 2023 में, इसी की बात यहाँ पे की जा रही थी। ठीक है, तो इसी को आगे हम लोग देख लेते हैं कि कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है। पत्रकारिता छूट के लिए खंड को अंतिम चरण में हटाने का यह उदाहरण जो है वो प्रस्तावित कानून के आसपास अधिक मजबूत और पारदर्शी सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता की ओर इशारा करता है और किसी भी कानून पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के प्राथमिक तरीकों में से एक खुला और पारदर्शी सार्वजनिक परामर्श मॉडल जो है उसी को स्थापित करने के लिए यही प्रयास किया जा रहा है कि किसी व्यक्ति का पर्सनल डेटा का दुरुपयोग ना हो सके, उसी से बचाने के लिए डीपीडीपी एक्ट 2023 लाया गया है। हालांकि भारत सरकार ने सार्वजनिक परामर्श के लिए डेटा संरक्षण कानून के 3 अलग अलग मसौदे तैयार किए गए हैं, लेकिन मसौदा प्राप्त करने का कोई भी टिप्पणी कभी भी सार्वजनिक डोमेन में जारी नहीं की गई है। इससे नागरिकों की यह समझने की क्षमता भी बाधित होती है कि विभिन्न हितधारक क्या कह रहे थे और कानून के अंतिम निर्णय में आखिरकार किसकी बात सुनी गई है। तो सरकार ने डीपीडीपी अधिनियम के मसौदे पर फीडबैक इकट्ठा करने के लिए केवल आमंत्रित टाउन हॉल का भी आयोजन किया गया था। तो ऐसे टाउन हॉल में पत्रकारिता गतिविधियों के लिए छूट वापस लेने पर भी चर्चा नहीं की गई। जो अभी वर्तमान समय में पत्रकारों पर जो सीमितता ला दी गई है, ठीक है, उनके जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है इस अधिनियम के द्वारा, उसी की बात की जा रही है। उस पर भी एक सही तरीके से चर्चा भी नहीं हुआ। वहीं इसे वापस लेने को लेकर सरकार की ओर से कोई भी स्पष्टीकरण भी नहीं दी गई है। तो दुर्भाग्य से यह परामर्श और टाउन हॉल अक्सर प्रस्तावित कानून और उसके प्रावधानों पर खुली बहस और विचार विमर्श को सक्षम करने के लिए अनुकूल नहीं होता है। और वर्तमान का सरकार तो प्रयास ही कर रहा है कि जितने भी महत्वपूर्ण बिल्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो है शॉर्ट नोटिस में या फिर बहुत कम चर्चा करके पास कर दिया जाता है। ठीक है, और आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, लगातार जो है आजकल न्यूज़पेपर में डेटा पे लगातार आर्टिकल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो डेटा जो है हर एक चीज में उपयोग हो रहा है, चाहे वुमेन के बारे में हो, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हो, चाइल्ड का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर हेल्थ सेक्टर इंप्रूव हो रहा है कि नहीं, एजुकेशन सेक्टर इंप्रूव हो रहा है कि नहीं। तो आप लोग डेटा की व्यवहार्यता को, उसकी उपयोगिता को समझने का प्रयास करें कि लगातार जो है सरकार क्यों प्रयास कर रही है कि हम अपने सभी डेटा का संरक्षण करें। क्योंकि देख रहे हैं कि जितने भी अमेजोन हो गए या फिर फ्लिपकार्ट हो गए, इस जैसी कंपनियां जो है लगातार हमारे डेटा का ही मिसयूज करके अपना ही मार्केट बना रही है और हमें उसके अनुसार से सोचने के लिए मजबूर कर रही है। इसी के लिए जो है हमें लगातार सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि हमारे पर्सनल डेटा का दुरुपयोग न हो सके। ठीक है, इसी में क्या अपील किया गया है, तो फिर कानूनी तौर पर हम कौन से
समाधानों की कल्पना कर सकते हैं। एक खुली और पारदर्शी परामर्श प्रक्रिया को समझने के अलावा सरकार जो है डीपीडीपी अधिनियम के तहत नियमों के माध्यम से इस समस्या का तेजी से समाधान कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे पत्रकारों के द्वारा कहा जा रहा है कि उनको फ्रीडम दिया जाना चाहिए, जहां से भी वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं उसके सोर्स को बताने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि प्रावधान किया गया है डीपीडीपी एक्ट 2023 में। ठीक है, तो इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के पास किसी भी डेटा प्रोसेसर या फिर डेटा प्रोसेसर के वर्गों को कानून के किसी भी प्रावधान से छूट देने की शक्ति है। यह सरकार को अकेले छूट प्रदान करने और वापस लेने की व्यापक शक्ति देता है, लेकिन यह इस मामले में उपलब्ध सबसे तेज मार्ग है। हालांकि पत्रकारिता कार्य के लिए छूट कानून के मूल पाठ का हिस्सा होना चाहिए। सरकार को डीपीडीपी अधिनियम के तहत किसी भी दायित्व से नागरिक पत्रकारों सहित पत्रकार संस्थानों को छूट देने के लिए इस नियम का उपयोग करना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि डीपीडीपी अधिनियम का भारत में पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पे लगातार जो है जर्नलिस्ट या फिर मीडिया के द्वारा कहा जा रहा है कि ये जो अधिकार दिए गए हैं पर्सनल डेटा के प्रोटेक्शन के लिए, ये कहीं ना कहीं जो है हमारे डेमोक्रेसी का चौथा पिलर जो है मीडिया है, उसके जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको कहीं ना कहीं सीमित कर रहा है। उसमें थोड़े से चेंजेस करने की यहाँ पे गुहार लगाई जा रही है मीडिया के द्वारा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसे मेनली कहा जाता है कि भारत जो है आर्कटिक क्षेत्र में लगातार अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। भारत की आर्कटिक अनिवार्यता, इसी को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। तो दिसंबर 2023 में जब 4 इंडियन क्लाइमेट साइंटिस्ट जो हैं वो ओस्लो गए थे। ठीक है, तो लोकेशन भी ध्यान रखिएगा, ओस्लो जो है वो नॉर्वे में है। ठीक है, वहीं पे जो है 4 इंडियन क्लाइमेट साइंटिस्ट गए थे दिसंबर 2023 में। तो पहले शीतकालीन अभियान के लिए अनुकूलन शुरू करने के लिए ओस्लो पहुंचे, तो उन्हें इस बात का थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होगा। तो नॉर्वे के, ये भी नॉर्वे में था, और नॉर्वे के स्वालबार्ड में अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस, इंटरनेशनल आर्कटिक रिसर्च बेस है, उसी में भारत का अनुसंधान स्टेशन हिमाद्री भी है। तब तक केवल गर्मियों में मिशन की मेजबानी करता था। पहली बार जो है एक शीतकालीन अभियान में कठोर अनुकूलन की अवधि के बाद वहां पे जो ठंड की स्थिति थी लगभग -15 डिग्री सेल्सियस था, और वहां पे जो है हमारा जो क्लाइमेट साइंटिस्ट थे वो रहे और उस स्थिति को फील करने का प्रयास किए। तो भारतीय शोधकर्ताओं के लिए अधिक चिंता की बात ध्रुवीय रात, यहाँ पे कहा जाता है कि लंबे समय तक वहां पे सूरज ही नहीं निकलता है। जो दिन और रात का निर्धारण होता है केवल घड़ियों पर निर्धारित होता है। ठीक है, तो यही बात कहा जाता है कि बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण था वो जो ठंडी की रात थी। तो एक ऐसी अवधि जो कई हफ्तों तक चलती रही जब कोई सूरज नहीं निकलता और दैनिक मानव गतिविधियां जो है वो घड़ी द्वारा नियंत्रित होती है। तो ये 6 पिलर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। 6 पिलर ऑफ इंडियाज आर्कटिक पॉलिसी, जिसमें क्लाइमेट इन्वायरमेंट के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। साइंस एंड रिसर्च, वहां पे लगातार जो है खनन की लगातार जो है भारत के द्वारा प्रयास की जा रही है। नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी, उसके बाद इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये 6 पिलर जो है ध्यान रखिएगा, खासकर इंडियाज आर्कटिक पॉलिसीज के लिए। ठीक है, तो ये देख सकते हैं जो आर्कटिक सर्कल है वहां पे कितने कंट्रीज हैं। रशिया हो गया, ठीक है, अलास्का जो है अभी यूएसए में है, कनाडा हो गया, ठीक है, उसके बाद ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का है, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ये पूरा का पूरा जो सर्कल है इसी को कहा जाता है आर्कटिक सर्कल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और जो जो कंट्रीज हैं यहाँ पे उसको भी ध्यान रखिएगा। तो आर्कटिक में बढ़ती दिलचस्पी क्यों है भारत की? तो नॉर्वे के स्वालबार्ड में अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक रिसर्च बेस में भारत का अनुसंधान स्टेशन हिमाद्री अब तक केवल गर्मियों के मिशन में रहता था। ठीक है, और जो अभी इसी बार जो है वहां पे फील किया गया है शीतकाल में भी। ठीक है, बहुत से जो हमारे साइंटिस्ट है, क्लाइमेट साइंटिस्ट, वो शीत ऋतु में भी रहे और उस बहुत ज्यादा ठंड में भी अपनी स्थिति को समझने का प्रयास किया कि ठंड में यहाँ किस तरह की स्थितियां रहती है। तो मार्च 2024 में आर्कटिक में भारत का पहला शीतकालीन अनुभव जो है वो सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। तो एक दशक से भी अधिक समय से भारत के राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र को आर्कटिक में शीतकालीन मिशन का कोई कारण नजर नहीं आया था। तो जाहिर तौर पर भारतीय नीतियों में जो बदलाव आए हैं वर्तमान समय में, अभी पहली बार जो है शीत ऋतु का अनुभव किया गया भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा। वह वैज्ञानिक डेटा था जो दर्शाता है कि आर्कटिक पहले की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है। ठीक है, वहां पे जो एवरेज टेम्परेचर है आर्कटिक सर्कल में वो तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पे दूसरे पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा, जो वहाँ
गए थे और वहां अनुभव किए स्थितियों का, वहां की परिस्थितियों का, तो उन्होंने बताया है कि नई दिल्ली आर्कटिक समुद्री मार्ग जो है वो मुख्य रूप से उत्तरी समुद्री मार्ग के खुलने से उत्साहित है और इस क्षेत्र के माध्यम से भारतीय व्यापार, यहाँ पे भारतीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। इसी से भारत को माल भेजने के समय में भी कमी आएगी, जल्दी से जल्दी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे माल भी भेजने में सफल हो पाएंगे। ईंधन में भी कमी आएगी, ईंधन जो खपत होता है ट्रांसपोर्टेशन में उसमें भी कमी आएगी और सुरक्षा लागतों के साथ साथ शिपिंग कंपनियों की लागत भी कम करने में मदद मिलेगी। उसी पे जो क्लाइमेट वैज्ञानिक हैं वो तीसरा पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि तीसरा कारण जो है वो भू राजनीतिक है। आर्कटिक में यहाँ पे यही सबसे मुख्य कारण है कि चीन का जो है लगातार वहां पे निवेश बढ़ता जा रहा है, वहां पे चीन की स्थिति लगातार मजबूत होती जा रही है। तो आर्कटिक में चीन के बढ़ते निवेश ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। चीन को उत्तरी समुद्री मार्ग तक विस्तारित पहुंच प्रदान करने के रूस के फैसले, रूस जो है लगातार जो है चीन का सपोर्ट कर रहा है, तो रूस के फैसले ने इस चिंता को और ज्यादा गहरा कर दिया। इसलिए जो है भारत जो है आर्कटिक के क्षेत्रों में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है और नॉर्वे जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के साथ अपने संबंधों को और बेहतर कर रहा है। तो आर्कटिक पर भारत का ध्यान ऐसे समय में बढ़ रहा है जब इस क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है, जो रूस और यूक्रेन संघर्ष के कारण बढ़ा है और विभिन्न क्षेत्रीय सहकारी मंचों के निलंबन के कारण और ज्यादा बढ़ गया है। तो भारत के लिए जिसका लक्ष्य जो है वो पश्चिमी देशों और रूस दोनों के साथ रचनात्मक संबंध बनाए रखना है और ये घटनाक्रम महत्वपूर्ण रणनीतिक निहितार्थ रखता है। जो वर्तमान में भारत आर्कटिक के क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, इससे भारत चाह रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज के साथ साथ रसिया के साथ भी दोनों के संबंध बेहतर हों भारत के। ठीक है, इस तरह का बैलेंस्ड अप्रोच अपनाया जा रहा है भारत के द्वारा। ठीक है, तो भारत कोई दबांगतुक नहीं है, मतलब कि आर्कटिक के क्षेत्र में भारत पहली बार नहीं गया है। निश्चित रूप से भारत आर्कटिक में नया नहीं है, इस क्षेत्र में इसकी भागीदारी जो है वो पेरिस में स्वालबार्ड संधि पर हस्ताक्षर के साथ 1920 से चल रही है। ठीक है, आर्कटिक के क्षेत्र में भारत अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास लगभग 1920 से ही कर रहा है। तो 2007 में भारत ने आर्कटिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, उसके बाद वायुमंडलीय विज्ञान और भू विज्ञान की जांच के लिए अपना पहला अनुसंधान मिशन शुरू किया 2007 में। ठीक है, और एक साल बाद चीन के अलावा भारत जो है वो आर्कटिक अनुसंधान आधार स्थापित करने वाला एकमात्र विकासशील देश बन गया। ठीक है, चीन के अलावा, ये भी ध्यान रखें, एकमात्र लिखने से कंफ्यूज नहीं होएगा। चीन भी जो है वो भी डेवलपिंग कंट्री ही है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है। तो इसी में कहा जाता है 2013 में आर्कटिक काउंसिल द्वारा पर्यवेक्षक का दर्जा दिए जाने के बाद ऑब्जर्वेटरी बना दिया गया था। तो उसी के बाद भारत ने 2014 में स्वालबार्ड में एक मल्टी सेंसर मूड वेधशाला, मतलब कि मल्टी सेंसर मूड ऑब्जर्वेटरी, और 2016 में एक वायुमंडलीय प्रयोगशाला शुरू किया गया। ठीक है, एटमॉस्फेरिक लेबोरेटरी। तो इन स्टेशनों पर जो एक एटमॉस्फेरिक लेबोरेटरी बनाया गया या फिर मल्टी सेंसर मूड लेबोरेटरी बनाया गया, तो इन स्टेशनों पर काम करने के लिए आर्कटिक बर्फ प्रणाली और ग्लेशियर और हिमालय और भारतीय मानसून पर आर्कटिक पिघलने के परिणामों की जांच करने पर केंद्रित था। ये जो दो ऑब्जर्वेटरी बनाया गया भारत द्वारा आर्कटिक क्षेत्रों में। तो चिंता मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के लिए क्षेत्र में खनन से उत्पन्न होती है, एक ऐसा क्षेत्र जहां भारत ने अभी तक एक स्पष्ट आर्थिक रणनीति तैयार नहीं की है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन का जो खपत होता है खासकर खनन से उत्पन्न होता है। तो आर्कटिक में आर्थिक शोषण के समर्थन, इस क्षेत्र में विशेष तौर पे तेल और गैस की खोज खनन के क्षेत्र में व्यवहारिक दृष्टिकोण की वकालत करते हैं। ठीक है, बहुत से लोग जो हैं वहां से ज्यादा आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए तेल की खोज का समर्थन करते हैं, उस क्षेत्र में गैस की खोज का समर्थन करते हैं। वहीं जो पर्यावरण के संरक्षक हैं वो इसका लगातार विरोध करते हैं कि आर्कटिक क्षेत्रों में कोई भी खनन कार्य होने से वहां का एवरेज टेम्परेचर जो है लगातार बढ़ जाएगा। जैसे ही वहां पे ह्यूमन मूवमेंट बढ़ेगा वहां पे ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जाता है कि संशयवादी संभावित पर्यावरणीय परिणामों के बारे में चेतावनी देते हैं और एक अधिक संतुलित नीति ढांचे की आवश्यकता पर जोर देते हैं जो समुद्री संसाधन शोषण के नकारात्मक पहलुओं को पहचानते हैं, जो ऑलरेडी जानते हैं कि समुद्री संसाधन से कितने शोषण के नकारात्मक पहलू हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि आर्कटिक क्षेत्रों में जो है इस तरह के अव्यवहारिक तरीके से तेलों का खोज ना हो, गैसों का खोज ना हो, खनन ना हो, जिससे कि वहां का टेम्परेचर जो है न बढ़ सके और वहां का बायोडाइवर्सिटी जो है वो स्थिर रह सके, स्टेबल रह सके। ठीक है, तो सहयोग की संभावना की बात की जाए, क्योंकि भारत जो है लगातार प्रयास कर रहा है कि नॉर्वे के साथ लगातार
उनके संबंध बेहतर होते रहे, ठीक है। क्योंकि आर्कटिक परिषद का वर्तमान अध्यक्ष जो है वो नॉर्वे है, तो नॉर्वे के भारत के साथ घनिष्ठ संबंध है। 1980 के दशक के बाद से ही दोनों देश भारत और नॉर्वे जो है वो आर्कटिक में बदलती परिस्थितियों के साथ साथ दक्षिण एशिया पर उसके प्रभाव की भी जांच के लिए एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। और भारत की वर्तमान नीति अपने जिम्मेदार हितधारक की साख को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। भारत जो है एक जिम्मेदार हितधारक के रूप में अपनी स्थितियों को और ज्यादा मजबूत कर रहा है, खासकर आर्कटिक के क्षेत्र में। क्योंकि भारत जो है अपने ही क्षेत्र में जैसे हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी को लगातार बढ़ावा दे रहा है, हरित ग्रीन कवर को लगातार बढ़ाया जा रहा है, स्वच्छ उद्योग को, क्योंकि कम से कम कार्बन इमिशन हो सके उस तरह के उद्योगों को प्रमोट किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। तो ये जो है कहीं ना कहीं आर्कटिक देशों के साथ सहयोग अगर बढ़ेंगे तो और ज्यादा उस तरह के पॉलिसीज बनाने में भारत को मदद मिलेगी। जैसे उदाहरण के लिए डेनमार्क और फिनलैंड के साथ साथ अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण, नवीकरणीय ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भारतीय सहयोग आया है, ठीक है। फिनलैंड और डेनमार्क जो है वो लगातार भारत को सहयोग कर रहे हैं, खासकर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, अपने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए और नवीकरणीय ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा कैसे विकास कर सके, हरित प्रौद्योगिकी, ग्रीन टेक्नोलॉजी को कैसे बढ़ा सके, इसके लिए जो है डेनमार्क और फिनलैंड जो है लगातार भारत का सहयोग कर रहा है। जबकि भारत सरकार जो है वो आर्कटिक में समुद्री खनन और संसाधन दोहन से लाभ उठाने की इच्छुक है, उसे स्पष्ट रूप से निष्कर्षण के एक अस्थायी तरीके का समर्थन करना चाहिए, ठीक है। तो इसी में राइटर के द्वारा वे फॉरवर्ड में क्या कहा जाता है आगे का रास्ता में, कि कई लोगों का मानना है कि नॉर्वे के साथ साझेदारी जो है वो भारत के लिए एक परिवर्तनकारी समय सुनिश्चित कर सकता है, क्योंकि यह आर्कटिक परिषद के कार्य समूहों में अधिक भारतीय भागीदारी को सक्षम बनाएगा, जिससे ब्लू इकोनॉमी, ठीक है, जो हम लोग जलीय क्षेत्रों से इकोनॉमी निर्धारित करते हैं, तो नीली अर्थव्यवस्था, कनेक्टिविटी, समुद्री परिवहन, निवेश और बुनियादी ढांचे और जिम्मेदार संसाधन विकास जैसे मुद्दे से निपटने में सक्षम हो पाएंगे। क्योंकि आर्कटिक में वैश्विक भू राजनीतिक तनाव भी बढ़ रहा है, इसलिए जो है दबाव कम करने के लिए रचनात्मक और गैर संवेदनशील तरीके खोजना जो है भारत और नॉर्वे दोनों के हित में होगा, ठीक है। यह था पूरा का पूरा आर्टिकल, जो भारत जो है लगातार प्रयास कर रहा है आर्कटिक के क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए। क्योंकि पहला एस्पेक्ट तो है चीन और रूस जो है मिलकर आर्कटिक क्षेत्रों में लगातार जो है आर्थिक विस्तार के लिए वहां पे निवेश बढ़ा रहा है। इसी से चिंतित होकर भारत भी अपनी स्थिति को आर्कटिक क्षेत्रों में मजबूत कर रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है तालिबान का भी सरकार है अफगानिस्तान में, तो तालिबान के द्वारा भी हाल ही में कहा गया है, तालिबान के न्याय मंत्रालय के प्रवक्ता के द्वारा कहा है कि तालिबान जो है वो हिंदुओं और सिखों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध है। तालिबान इज कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ हिंदूज एंड सिख्स। इसी को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं कि इस संगठन के न्याय मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि तालिबान जो है वो अफगानिस्तान के उन हिंदुओं और सिखों के साथ लगातार संपर्क में है जिन्हें भागने के लिए मजबूर किया गया था और उनके घरों पर सरदारों ने कब्जा कर लिया था, ठीक है। इसी में कहा जाता है कि जितने भी अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों के संपत्ति अधिकारों का सम्मान करेगा और विदेश में हिंदुओं और सिखों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध है, ठीक है। इस आर्टिकल में मेनली यही है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बातें कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं। जैसे तालिबान के प्रवक्ता हाफिज बरकतुल्ला ने कहा है कि केंद्र और प्रांतों में आयोग की देखरेख में हड़पी गई, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है, जो भी हड़पी गई जमीनों की पहचान और सत्यापन के लिए तकनीकी बोर्ड उन हिंदुओं और सिख हम वतन जो अफगानिस्तान के लोग हैं, ठीक है, अफगानिस्तान के निवासी हैं, जो भी हिंदू और सिख, उनसे जो भी जमीन हड़पी गई है या फिर प्राइवेट जमीन है उन्हें वापस करने का एक मुहिम चला रहा है, ठीक है। तो हम वतन लोगों के साथ लगातार संपर्क में है जिनकी जमीनें हड़प ली गई है, ठीक है, और संपत्तियों को उनके दावे की पहचान और सत्यापन के बाद हिंदुओं और सिख समुदायों के सदस्यों को वापस कर देगा। तो अफगानिस्तान का इस्लामी अमीरात इस्लामी शरिया में क्या क्या प्रावधान है, तो इस इस्लामी शरिया के प्रावधानों के अनुसार धार्मिक अल्पसंख्यकों विशेष रूप से हिंदुओं और सिखों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस्लामिक हनफी न्याय शास्त्र, ये भी याद रखिएगा, इस्लामिक हनफी न्याय शास्त्र में धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार के संबंध में विस्तृत प्रावधान है, ठीक है। और अफगानिस्तान का इस्लामी अमीरात उन अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध और दृढ़ है, ठीक है, तेजी से खड़ा है। तो अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकार कैसे बहाल किए जा रहे हैं, तो तालिबान द्वारा अफगान न्याय प्रणाली के पुनर्गठन की अतीत में आलोचना हुई थी, ठीक है। जो पहले का जो अफगान
न्याय प्रणाली का पुनर्गठन था उसका अतीत में आलोचना हुई थी, क्योंकि इसे कानून की उचित प्रक्रिया का उल्लंघन माना गया था। हालांकि अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों को बहाल करने के संबंध में न्याय मंत्रालय की जो अभी की घोषणा आई है उसको बहुत ज्यादा वैश्विक स्तर पे सराहना मिल रहा है। तो तालिबान का कहना है कि हिंदू और सिखों के क्षेत्र के साथ देश के वाणिज्यिक संबंधों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी, और उन्होंने 1980 के दशक तक अफगानिस्तान के शहरी केंद्रों में एक अद्वितीय उद्देश्य पूरा किया है, जब राजनीतिक गड़बड़ी ने उन्हें आप्रवसन के लिए प्रेरित किया था। ठीक है, जो भाग रहे थे अपनी जान को बचाकर, बहुत से हिंदू और सिख दूसरे देशों में, दूसरे पड़ोसी देशों में, ठीक है, उन्हीं की रक्षा करने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है अफगानिस्तान के न्याय मंत्रालय के द्वारा। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। इसमें पहला क्वेश्चन है, बाओबाब पेड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सी जो ऑप्शन है वो सही है। बाओबाब जो है उसके पेड़ जो है सदाबहार होते हैं और शुष्क मौसम के दौरान अपने पत्ते खो देते हैं। ठीक है, पत्ते उनके झड़ जाते हैं। तो ग्लोबल सोसाइटी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बाओबाब एंड मैनग्रोव्स ने मेडागास्कर की प्रतिष्ठित, तो ये ध्यान रखिएगा बाओबाब कहाँ है, तो मेडागास्कर में। तो मेडागास्कर के प्रतिष्ठित बाओबाब पेड़ों को पुनर्जीवित करने के लिए एक अग्रणी पहल किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बाओबाब कहाँ है पेड़, तो मेडागास्कर में। ये सदाबहार वन का एक रूप है जो कि शुष्क मौसम में अपने पत्ते खो देता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन सा संगठन जारी करता है? तो ये जो है IMF के द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए पहला ऑप्शन जो है सही है। IMF ने चेतावनी दी है कि बढ़ते साइबर खतरे मैक्रो वित्तीय स्थिरता को खतरे में डाल रहे हैं, जिससे कि अत्यधिक नुकसान 2.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, और महामारी जो कोविड की महामारी थी उसके बाद से साइबर हमले लगभग दोगुने हो गए हैं, जिसका खामियाजा जो है वित्तीय कंपनियां विशेषकर बैंकों को भुगतान करना पड़ रहा है। तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और UNSW कैनबरा द्वारा विकसित विश्व साइबर अपराध सूचकांक के अनुसार भारत जो है वो साइबर अपराध में 10वें स्थान पे है। तो इंडिया जो है 10वें स्थान पे, जिसमें अग्रिम शुल्क भुगतान धोखाधड़ी सबसे आम है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो IMF के द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक ओवरशूट दिवस 2024 रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है? तो ये जो है अर्थ एक्शन के द्वारा जारी किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 2024 में वैश्विक स्तर पर 5 सितंबर और भारत में 23 अप्रैल को इसका अनुमान लगाया जाता है अर्थ एक्शन के द्वारा। तो 2021 के बाद से वैश्विक प्लास्टिक कचरे में 7% की वृद्धि हुई है, जिसमें चीन, भारत और रूस सहित 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए 12 देश जिम्मेदार हैं। ठीक है, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, और रसिया में जो है 60% वेस्ट का सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, उसके लिए जो है 12 देश जिम्मेदार हैं। तो भारत को उच्च कुप्रबंधित अपशिष्ट सूचकांक के साथ साथ कम अपशिष्ट उत्पादक प्रदूषक के रूप में भी वर्णित किया गया है। ठीक है, तो प्लास्टिक ओवरशूट दिवस जो है वो अर्थ ओवरशूट दिवस के समान तब मनाया जाता है जब वैश्विक प्लास्टिक कचरा इसे प्रबंधित करने की दुनिया की क्षमता से अधिक हो जाती है, जिसे प्रदूषण होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा अर्थ एक्शन के द्वारा जो है वो प्लास्टिक ओवरशूट दिवस रिपोर्ट निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये ध्यान रखिएगा सही नहीं है। हेपेटाइटिस बी वायरस HIV की तरह ही फैलता है। दूसरा ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी के विपरीत कोई टीका नहीं है। तीसरा ऑप्शन है विश्व स्तर पे हेपेटाइटिस बी और सी वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या HIV से संक्रमित लोगों की तुलना में कई गुना अधिक है। तीसरा स्टेटमेंट है हेपेटाइटिस बी और सी वायरस से संक्रमित कुछ लोगों में कई वर्षों तक लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो इसमें जो है ऑप्शन बी जो है वो सही नहीं है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी जो है हेपेटाइटिस सी के विपरीत कोई टीका नहीं, ये गलत है। ठीक है, इसलिए जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसी को विस्तार से देख लेते हैं। तो वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जो है WHO के द्वारा जारी किया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो हेपेटाइटिस बी और सी के वैश्विक मामलों में भारत का योगदान जो है लगभग 11% से भी अधिक है, जो चीन के बाद दूसरे स्थान पे है। तो हेपेटाइटिस जो है वो लीवर की सूजन जो विभिन्न कारकों जैसे दवाओं, शराब और ऑटो इम्यून विकारों के कारण होती है। इसका लक्षण जो है पीलिया और बुखार से लेकर पुरानी बीमारी तक हो सकता है। 5 मुख्य उपभेद हैं हेपेटाइटिस के, हेपेटाइटिस A, B, C, D, E। बी और सी जो है उससे पुरानी बीमारी, लीवर सिरोसिस, कैंसर और मृत्यु होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बी और सी से
इस तरह की बीमारी होती है। जबकि हेपेटाइटिस बी के लिए कोई भी टीका मौजूद है, ये ध्यान रखिएगा, हेपेटाइटिस बी के लिए टीका मौजूद है, वहीं हेपेटाइटिस सी के लिए कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इसलिए जो है ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, हेपेटाइटिस बी के लिए टीका उपलब्ध है, हेपेटाइटिस सी के लिए टीका उपलब्ध नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसी कहा जाता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो डीटीए किसी भी देश के निवासी द्वारा दोनों देशों में अर्जित आय पर दोहरे कराधान, ठीक है, डबल टैक्सेशन से बचने के लिए दो देशों के बीच एक समझौता है। दूसरा स्टेटमेंट है डीटीए केवल व्यक्तियों पर लागू होता है, कंपनियों पर नहीं। तीसरा स्टेटमेंट है डीटीए मूल देश में भुगतान किए गए करों के लिए निवास के देश में छूट, क्रेडिट या फिर कटौती प्रदान करता है। तो डीटीए के बारे में उपरोक्त में से कितने कथन जो हैं वो सही है? तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही कथन जो हैं वो सही हैं। पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो इसी को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसी को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। तो भारत और मॉरिशस ने कर चोरी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण पीपीटी को शामिल करने के लिए अपने दोहरे कराधान बचाव समझौते डीटीए मतलब कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में संशोधन किया है। हालांकि संशोधन जो है वो संशोधित प्रोटोकॉल को आयकर विभाग द्वारा अनुमोदित या फिर अधिसूचित नहीं किया गया है। ऐसी चिंताएं थी कि मॉरिशस के माध्यम से किए गए निवेश को कर अधिकारी द्वारा अधिक जांच का सामना करना पड़ सकता है, जिससे संभावित रूप से पिछले निवेश भी प्रभावित हो जाएंगे। तो दोहरा कराधान तब होता है जब एक ही आय पर शुद्ध आय बनने से पहले दो अलग अलग न्याय क्षेत्रों में दो बार कर लग जाता है। ठीक है, उसी को कहा जाता है दोहरा कराधान, डबल टैक्सेशन। तो इस मुद्दे को संबोधित करने और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए देश दोहरे कराधान बचाव समझौता टीटीए पर हस्ताक्षर करती है। यह समझौता एक देश के कर निवासियों द्वारा दूसरे देश से प्राप्त विशिष्ट प्रकार की आय के लिए सहमत कर दरें और क्षेत्राधिकार स्थापित करते हैं। डीटीए का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय दोहरे कराधान को रोकना और हस्ताक्षरकर्ता देशों के बीच पूंजी निवेश, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। तो समझौतों में आय की विभिन्न श्रेणियां शामिल है, जो नागरिकों एक दूसरे के देशों में व्यवसाय हो और होल्डिंग्स के प्रकार पर भी निर्भर करता है। इसलिए जो है ऑप्शन बी जो है गलत है। ठीक है, यहाँ पे दोनों पर निर्भर करता है, कंपनियों और व्यक्तियों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वेब 3 का सबसे अच्छा वर्णन है? तो वेब 3 का सबसे अच्छा वर्णन तीसरा है सी, एक विकेंद्रीकृत इंटरनेट जहां उपयोगकर्ता के पास ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके अपने डेटा और इंटरैक्शन पर अधिक नियंत्रण होता है। अ डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट वेयर यूजर हैव मोर कंट्रोल ओवर देयर डेटा एंड इंटरैक्शंस यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी याद रखिएगा, जो अपने डेटा को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इंटरैक्शंस को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है जो टाइप 2 सुपरनोवा के विस्फोट को शक्ति प्रदान करती है? व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट पावर्स द एक्सप्लोजन ऑफ अ टाइप 2 सुपरनोवा? तो ये जो है परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, के द्वारा ही टाइप 2 सुपरनोवा के विस्फोट को शक्ति देता है। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड थे। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल